नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नक्सलियों के सरेंडर की झड़ी लगी है। झड़ी इसलिए लगी है क्योंकि जो अंतिम घड़ी है, जो डेट दी गई है सरकार की सरेंडर के लिए और नक्सलवाद के खात्मे के लिए, वो मुकर्रर है 31 मार्च 2026 तक। नक्सलवाद का देश से सफाया करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं और बीजेपी की सरकार, साय सरकार जो छत्तीसगढ़ की है, वो कह रही है कि हम हर हाल पर यह टारगेट अचीव करके रहेंगे। गढ़चिरौली में आज भूपति जैसे बड़े नक्सल कमांडर ने हथियार डाल दिए। करोड़ों का इनामी था और भूपति जो है वो 5 राज्यों में वांछित था। उसके साथ 60 और नक्सलियों ने भी हथियार डाले हैं। उधर सुकमा और छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में भी कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 करोड़ के 61 नक्सलियों का सरेंडर जो है वो गढ़चिरौली में हुआ है। सुकमा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहां पर क्या हुआ है देखिए। यहां पर हुआ है 50 लाख के 27 नक्सलियों का सरेंडर। पखानजूर की बात कर लीजिए, 50 नक्सलियों ने उधर सरेंडर कर दिया है। और कोंडा गांव की बात करें तो कोंडा गांव भी अछूता नहीं है। कोंडा गांव में भी 5 लाख के नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। बहुत तेजी से नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है। चारों तरफ से निकल कर जंगलों से नक्सली आ रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम रेड कारपेट, लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करेंगे। पर कांग्रेस कह रही है सरेंडर कैसे हो रहा है सब पता है, सब पता है। कह रहे हैं दीपक बैज कह रहे हैं कि जिन्हें 1 महीने पहले ही आपने गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है या थाने में रखा हुआ है, उन्हीं का सरेंडर दिखा रहे हो। अब दीपक बैज ने बड़ी मांग कर दी है। कह रहे हैं कि जिन जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनका डेटा सार्वजनिक कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार कह रही है कांग्रेस को बुरा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ और बस्तर बदल रहा है और शांति की राह पर चल रहा है। ऐसे में कौन नक्सलियों के मुखालफत कर रहा है, कौन गरीब आदिवासियों के साथ है, और ये जो कंफ्यूजन है इसे दूर करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको बयान दिखाते हैं, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के जिम्मेदार लोग और किस तरह से दीपक बैज सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। और विजय शर्मा हो या अरुण साहु, क्या बयान दे रहे हैं, जरा सुनिए। आज गढ़चिरौली जिले में 61 लोगों ने सरेंडर किया है। उनका ये पुनर्वास करना, मुख्यधारा में जुड़ना स्वागत योग्य है। उसमें पॉलिट ब्यूरो मेंबर जो उनके हैं, कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी भी उनको घोषित किया गया था। जो भी उनकी स्थिति होगी, पॉलिट ब्यूरो मेंबर वो वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्यधारा में जुड़े हैं। 2 दिन पहले ही कैंप के बाजू में आईडी ब्लास्ट हो जाता है और कल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। मुझे लगता है गृह मंत्री, ठीक है अभी 6 महीने बाकी है, लेकिन मुगालते का कोई दवाई नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्च के बाद फिर कोई नया बहाना न ढूंढना पड़े। आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जो सवाल है हमारे वो ये रहे। हमारे सवाल, छत्तीसगढ़ में नक्सली सरेंडर की लगी झड़ी, 60 साथियों के साथ सरेंडर हुआ करोड़ों का इनामी भूपति। बहुत बड़ा लीडर था भूपति। कांग्रेस बोली गिरफ्तार नक्सलियों को दिखा रहे सरेंडर, रिकॉर्ड सार्वजनिक करने में सरकार को क्यों है डर। बीजेपी बोली मुख्यधारा में लौट रहे नक्सली, बदलते बस्तर पर कांग्रेस को होनी चाहिए खुशी। छत्तीसगढ़ में नक्सली आत्मसमर्पण, सियासी रार, सरेंडर नक्सलियों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करेगी सरकार। यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ 3 खास मेहमान, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर अजय साहू जी जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनवेंद्र जायसवाल जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय साहू जी, ये जो मांग आपने की है, क्या आपको लगता है प्रैक्टिकल मांग है? सरेंडर नक्सलियों का डेटा सार्वजनिक करना, अभिलाष जी, उनकी सुरक्षा में खतरा तो नहीं हो जाएगा कहीं? अभिलाष जी, हमारा ये कहना है जब नक्सली नक्सलवाद को
का काम करते हैं, जब वो जंगल में होते हैं और हमारे वीर जवानों के ऊपर जब वो गोलियां बरसाते हैं, तब उनके पास तो हथियार होता है, लेकिन जब वो सरेंडर करने आते हैं तो उनके हथियार कहां चले जाते हैं, हम तो ये पूछते हैं। जब वो हमारे वीर जवानों के ऊपर हमला करते हैं तो उनके पास ऑटोमेटेड हथियार होते हैं, लेकिन जब वो सरेंडर करने आते हैं तो उनके पास से भारमार बंदूक भी नहीं बरामद होती। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं संदेहों को जन्म देती है। और जो नक्सलियों के जो सरेंडर की जो सूची होती है उसकी जब जांच की जाए तो ये पता चलता है कि कोई नक्सली 1 महीने से जेल में बंद है, कोई 2 महीने से जेल में बंद है। और जब ये एनकाउंटर करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई रसोइया होता है, वो बच्चों के लिए खाना बनाता होता है, वो मारा जाता है और उसे ये लोग नक्सली बता देते हैं। कई बार ये होता है कि पूरे गांव के गांव को सरेंडर कराया जाता है तो और गांव वाले कहते हैं कि भाई ये तो नक्सली नहीं है, ये तो हमारे बीच का आदमी है। और जब ये सारी बातें हमारे तक आती है और हम इस पर जब प्रश्न खड़ा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है तो कांग्रेस खुश नहीं दिखाई दे रही है। बस्तर से अगर नक्सलवाद समाप्त होगा अभिलाष जी, तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होगी तो कांग्रेस पार्टी को होगी। हम तो जवानों के शौर्य को नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं कि उन लोगों ने आज जो नक्सलवाद को जो पीछे धकेलने का काम किया। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सरकार के पास नक्सलवाद को लेकर के ना कोई नीति है, ना विजन है। और मुझे तो इनकी नीयत पर भी शक होता है कि ये नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए क्या करने वाले हैं। मैं ये कहता हूं अभी 6 महीना बचा है, 31 मार्च 2026 तक का समय है। जो बात आपने कही कि 31 मार्च 2026 के बाद कोई नया पैतरा लेकर के ये सरकार ना आ जाए, मैं भी उसी को दोहराता हूं। हम तो अभी शांत हैं, लेकिन सवाल बहुत हैं। अगर नक्सली मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नक्सलियों को जो हमने मारा उनका डेटा आप सार्वजनिक करिए, जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उनका डेटा आप सार्वजनिक करिए। तो इस डेटा सार्वजनिक करने में आपको परेशानी क्या है? अगर वो नक्सलवाद की राह छोड़ करके आया है तो आपको उसकी सुरक्षा तो आपको देनी है, लेकिन आपको यह भी तय करना है कि जो सूची आप बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। चलिए ठीक है, बड़े गंभीर आरोप हैं। राजीव जी क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ये जो लाल आतंक का अंत होने के करीब आ चुका है। तारीख हो सकती है आगे पीछे हो जाए और कुछ लंबी लड़ाइयां होती है, युद्ध जीतना है यह तय हो चुका है। और युद्ध जब हम जीतते हैं छोटी छोटी लड़ाई के सहारे ही जीती जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है जो कांग्रेस पार्टी कहती कि हमारे शीर्ष लोग खत्म हो गए नक्सलवाद के नाम पर। हालांकि हमको समझना पड़ेगा कि नक्सलवाद की उर्वरा भूमि बस्तर क्यों रही, और जब देश में कांग्रेस की परचम लहरा रही थी उसी समय जो भूमि सुधार कानून थे उसके कारण से नक्सलवाद का उदय हुआ। अब वो ठीक है, जो हो गया, मैं इतिहास पर नहीं जाना चाहता। लेकिन नक्सलवाद पर साथ साथ लड़ने वाली कांग्रेस, जब नेता प्रतिपक्ष हमारे हुआ करते थे कांग्रेस के और डॉक्टर रमन सिंह एक साथ जाते थे नक्सल के मान पर, अब वो स्थितियां जो भी हो बदल गई है। लेकिन आज अगर कांग्रेस कहती कि नक्सलवाद का अंत होना चाहिए और दूसरी तरफ कहती कि डीएनए की मांग करो। अब भूपति अगर पकड़े गए हैं तो इनका कहना है कि भूपति पहले से जेल में बंद थे। कांग्रेस अध्यक्ष किस राह पर चल पड़े हैं? जैसे सोनिया गांधी जी और दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि बाटला इनकाउंटर में शहीद मारे गए, नरेश शर्मा के ऊपर दुख नहीं हुआ, लेकिन जो आतंकवादी मारे गए उनके ऊपर दुख। तो देखिए, समझना पड़ेगा अभिलाष जी कि जब हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं और ये छद्म लड़ाई है, गांव के भोले भाले बच्चों का, ये युवाओं को भी लाकर उनको नक्सली बना दिया जाता है, नई भर्तियां होती है। आज ये स्थिति है कि उन नक्सलियों को नए लड़के नहीं मिल रहे हैं, उनको युवकों और युवतियां जो मिला करती थी वो नहीं मिल रही है। आप देखिए वो सफलता है, लेकिन राजीव जी सवाल ये है, राजीव जी सवाल ये है, ठीक है सफलता मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए रोज बधाई के पात्र हैं आप। हम रोज तस्वीरें भी दिखाते हैं, हेडलाइन भी बनाते हैं और अपने जवानों को हौसला अफजाई करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम करते हैं। पर यह जेन्युइन सवाल है ना कि अगर जो मारे जा रहे लोग हैं उनका डेटा, जो गिरफ्तार हो रहे हैं कहीं वो पहले से जो सरेंडर कर रहे हैं वो गिरफ्तार थे कि नहीं, अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो ये सवालों के जवाब तो देने होंगे। जो लोग मारे जा रहे हैं उनका डेटा, ये कांग्रेस का आरोप है कि सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। कम से कम जो मारे गए लीडर्स हैं उन पर कितना इनाम था, क्या था, वो तो सार्वजनिक कांग्रेस। अभिलाष जी,
कांग्रेस तो यह भी कहेगी भूपति, रामन्ना, गुड़सा ओसेंडी से लगा वेलू राजू, वसव राजू, सबके डीएनए टेस्ट कराओ, सब फर्जी थे। क्योंकि अभी कांग्रेस जिस परिस्थिति से गुजर रही है वो कांग्रेस पहले की थी जब कोई युद्ध होता था तो प्रतिपक्ष और सब मिलकर एक साथ उसका विजय उत्सव मनाते। आज कांग्रेस हारते हारते इस मानसिक द्वंद में पहुंच गई है कि देश में अगर लाल आतंक का खात्मा हो रहा है, सीमा पार यदि खात्मा हो रहा है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। यह राजनीतिक सुचिता कांग्रेस की खत्म हो चुकी है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस जो भी समझे, हमारा उत्तरदायी तो जनता जनार्दन के प्रति है। जो लाल आतंक का जड़ इन्होंने फैलाया है, जो रेड कारपेट को नक्सलियों ने पशुपति से तिरुपति तक बिछाया है, उस रेड कारपेट को हम उखाड़ कर दम लेंगे और हम ये प्रण लेते हैं कि न सीमा पार आतंकवाद को सहन करेंगे, न देश के अंदर जो ये लाल आतंक चल रहा है, जो माओवादियों का गढ़ चल रहा है, उस गढ़ के किलों को हम ध्वस्त कर चुके हैं और बहुत शीघ्र ही वो सफलता हमारे पास आने वाली है। तारीख बता चुके हैं, लेकिन तारीख और भी कुछ भी हो, लेकिन हम विजयश्री की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और ये जो जनता को मारने की जो साजिश चलती है, जो निर्माण कार्य को उनको हत्याने की साजिश चलती है, तो इसीलिए ये जो नक्सलियों का ये जो षड्यंत्र है, अब वो षड्यंत्र खात्मे की ओर है। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आता हूं। धर्मेंद्र जायसवाल जी, कांग्रेस की ये मांग कितनी जायज है? ये बात सही है कि चाहे वो रमन सरकार रही हो, चाहे भूपेश बघेल सरकार और अब साय सरकार, जब भी नक्सलियों को लेकर के कोई सरेंडर या फिर एनकाउंटर होता है तो सवाल उठते हैं, उठते रहे हैं। क्या ये सवाल जायज हैं? और आज इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है, या हम उस बड़े लक्ष्य की तरफ देखें जो केंद्र सरकार और गृह मंत्री और सीएम हमें लगातार दिखा रहे हैं, जो जिसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है? अभिलाष जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको सतही सियासी चश्मे से देखने की न तो जरूरत है, न किसी को इसकी हिमाकत करनी चाहिए। नक्सलवाद से यदि लड़ना है तो मिलजुल करके लड़ना पड़ेगा और इसमें आरोप प्रत्यारोप के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि कांग्रेस ये मांग कर रही है कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनकी पहचान स्पष्ट होनी चाहिए, उनकी मांग सार्वजनिक होनी चाहिए, तो इस मांग में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। नक्सली नेताओं की पहचान होनी चाहिए। करोड़ों की इनामी जो नक्सली आप बता रहे हैं जी, उनकी स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे इसमें किसी सुरक्षा के खतरे जैसा कोई मामला दिखाई नहीं देता। नक्सली नेताओं की यदि गिरफ्तारी हो रही है उसमें उनकी पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। एनकाउंटर हो रहा है उसमें उनकी पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। यदि वो सरेंडर करके मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं तो क्यों न उनकी पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए और ये बताया जाना चाहिए कि इतना बड़ा नक्सली नेता मुख्यधारा में शामिल होकर के अब समाज के साथ जीना चाहता है। तो इसमें किसी को दुराव छिपाव जैसा कोई कारण होना नहीं चाहिए जी। नक्सलवाद की लड़ाई कभी तेज होती है, कभी कमजोर होती है, कभी फिर तेज होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार ने एक उसके लिए डेडलाइन तय किया है कि 31 मार्च 2026 तक हम इसका खात्मा करके रहेंगे और उसी दिशा में यदि लगातार कार्रवाई चल रही है तो इसका सपोर्ट भी प्रतिपक्ष को करना चाहिए। इसमें भी कोई बुराई नहीं नजर आती मुझे। यदि सवाल उठ रहे हैं और सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है तो संदेह के तमाम रास्ते इसमें दिखाई देने लगेंगे। तो किसी को संदेह ना हो, ये जो लड़ाई है ये एकजुट लड़ाई है, ये दिखना चाहिए। इसके लिए यदि विपक्ष कुछ सवाल उठाता है तो सत्ता पक्ष को उसकी गंभीरता को समझना चाहिए और यदि सरकार किसी मामले को संवेदनशीलता के साथ कोई कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष को उसका समर्थन करना चाहिए। अजय साहू जी ने एक बड़ा मसला उठाया। उन्होंने कहा कि जब नक्सली सरेंडर करते हैं तो हथियार उनके साथ नहीं होते। ये चीजें हमने पिछले दिनों में काफी देखी है कि नक्सली सरेंडर करते हैं, उनके इनाम की राशि उनके ऊपर लाखों के करोड़ों के होते थे, हथियार नहीं होते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जो सरेंडर हुए हैं उसमें वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ उनका सरेंडर हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि कुछ जेन्युइन नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र में सरेंडर हुए हैं उसमें तो उनके साथ जितने लोगों ने सरेंडर किया है उतनी ही संख्या में, बल्कि उससे ज़्यादा संख्या में हथियार उन्होंने सरेंडर किया है। उसमें 8 AK-47 भी शामिल है। तो ये निश्चित तौर पर इसको कहा जा सकता है कि ये जो सरेंडर है ये जेन्युइन सरेंडर है। और इसमें जो नक्सली नेता हैं उनके पास छत्तीसगढ़ पुलिस के लूटे हुए जो हथियार हैं वो जिसका इस्तेमाल वो कर रहे थे वो वापस सरकार के सामने में सरेंडर हुए हैं। तो इसमें ये एप्रिशिएबल है, इसकी सराहना की जानी चाहिए कि ऐसे नक्सली नेता जो वास्तव में एक विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं
का दावा करने वाले लोग हैं, भले ठीक ही है। वो हिंसक लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो हिंसा छोड़ करके मुख्य धारा में लौट रहे हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए और उनके पुनर्वास की ठीक ठाक व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन उनकी पहचान भी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक किए जाने की जरूरत तो है। जी अभिलाष। ठीक है, चलिए वापस आता हूं मैं। डॉक्टर अजय साहू जी, देखिए सवाल यही है कि जब डेट मुकर्रर कर दी गई है और हम देख रहे हैं कि आज एक ही दिन में देखिए गढ़चिरौली में इतने बड़े लीडर्स नक्सली जो थे कमांडर वो सरेंडर कर रहे हैं, सुकमा में, दंतेवाड़ा में, कोंडागांव में, हर जगह से हमें तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो आपकी जो चिंता जायज है, इसको लोग देखेंगे, इससे अभी हो सकता है कि वो अपने आप को जुड़ा हुआ भी पाए, पर अगर बीजेपी की केंद्रीय सरकार और सीएम साहब की सरकार मिलकर के इस नक्सलवाद को खत्म करने का ऐलान कर देती है तो ये सवाल बहुत छोटे हो जाएंगे, क्या आपको नहीं लगता? और फिर बीजेपी के पास ये मार्जिन रहेगा कि वो कहेंगे कि देखिए जब हम ये काम कर रहे थे तो कांग्रेस हम पर सवाल उठा रही थी, जो अभी भी वो करती है। तो कहीं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएगा सवाल उठाने का आपका जो आपकी जो सिलसिला है? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी जब से ये इन्होंने डेडलाइन तय की है, हम सरकार के साथ हैं। हम फिर दोहराते हैं कि हम चाहते हैं बस्तर नक्सल मुक्त हो। हमने कर्रेगुटा की पहाड़ी में जब ये एनकाउंटर चल रहा था, लगभग 1 महीने तक कर्रेगुटा की पहाड़ी में एनकाउंटर चला, कांग्रेस पार्टी का हर प्रवक्ता टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ा था, भारतीय जनता पार्टी के हर निर्णय के साथ खड़ा था, और जवानों के मनोबल को हम दोनों मिलजुल कर बढ़ाने का काम कर रहे थे। राजनीति करने के लिए और भी विषय हो सकते हैं, लेकिन नक्सलवाद के मामले पर हम राजनीति कतई नहीं करना चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो, लेकिन बस्तर के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी, चूंकि हम इस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। हम चाहते हैं कि बस्तर की खूबसूरती अगर वहां के आदिवासियों से है तो वहां के आदिवासियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है अभिलाष जी, मैं ये कहता हूं, क्या हमें अपने जो समर्पण नीति है उसके पुनर्वास पर विचार करना चाहिए? ऐसी क्या स्थितियां बनी कि भूपति को महाराष्ट्र जाकर के समर्पण करना पड़ा? अगर हम यहां पर इतने मजबूत हैं, यहां से नक्सली भाग करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो वो छत्तीसगढ़ के पुनर्वास नीति का लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या इसमें भी सरकार को एक बार विचार करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर भूपति जैसा जो व्यक्ति है, अगर वो नक्सलवाद की विचारधारा को छोड़ करके मुख्य धारा में आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उसे भी प्रचारित किया जाना चाहिए, जिससे उसकी विचारधारा से जुड़े हुए जो नक्सलवाद में जो लोग हैं वो उससे प्रभावित होकर के मुख्य धारा में लौटे। लेकिन सरकार ये चाहती है कि केवल अगर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देने से उसका दोष मर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, नक्सलवाद के खात्मे के पक्षधर है। चलिए, लेकिन ठीक है, साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि अगर पुनर्वास नीति है या फिर बस्तर के लोगों की सुरक्षा है, उस दिशा में भी सोचना चाहिए। ठीक है, देखिए बड़ी राजीव जी महत्वपूर्ण बात कह दी अजय साहू जी ने। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि देश की सबसे अच्छी नक्सल नीति हमारे यहाँ समर्पण नीति, लेकिन अगर ऐसा है तो बड़े लीडर्स वहां जाकर के महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सरेंडर कर रहे हैं, तो वो भी इतने बड़े लीडर हैं, वो तो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे ना चीजों को कि हमें कहां करना है, कहां फायदा होगा। तो ये अपने आप में एक सवाल उठाता है कि ये बड़े लीडर्स वहां जाकर के अगर समर्पण कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी नीति को, सरेंडर नीति को और बेहतर करने की गुंजाइश है। क्या कहेंगे आप? जी, दरअसल इसके सबसे पहले तो मैं अजय जी को धन्यवाद दूंगा, और कांग्रेस पार्टी भी अगर सुचिता के साथ इस बात पर अगर प्रतिपक्ष और पक्ष अगर साथ में खड़ी है, तो निसंदेह नक्सलवादियों की दिन अब बहुत जल्दी है वो खात्मे की ओर है। जिस प्रकार से शहीद महेंद्र कर्मा और रमन सिंह जी ने इसके ऊपर काम किया था, आज भी अगर उसी नीति पर आ जाते हैं तो बहुत जल्द जो अर्बन नक्सलाइट है जो यहाँ पर काम करते हैं, तो वो भी खात्मे की ओर, वो भी शहर छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी बात है अभिलाष जी, जो आज ये इस बहस पे जो प्रश्न आया कि जो असली नकली नक्सलाइट की क्या पहचान होगी, और अजय जी ने कहा कि पुनर्वास नीति क्यों होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में। अब जिसका जो एरिया कमांडर होता है, माओवादियों के शीर्ष कमांडर लोगों की जो मीटिंग हुई, जिसमें जो उनके रेड जो उनका यूनिफाइड कमांड की जो बैठक थी, वो गढ़चिरौली से लेकर जो हमारा क्षेत्र है, जो राजनांदगांव के आगे का क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र बॉर्डर पड़ता है, वहां पर बोपन्ना से लेकर भूपति से लेकर तमाम लोगों का वो क्षेत्र था। तो उनके लिए वो अच्छा था कि वो यहाँ पर सरेंडर करते। वो अगर पीछे रास्ते से आते वो इनकाउंटर में मारे जाते, क्योंकि जो हमारी पैरामिलिट्री की फोर्स है, जो पुलिस की फोर्स है, वो वहां पर उसका इंतजार नहीं करती। जहां पर भी जो संदिग्ध लोग दिखते हैं उसके ऊपर फायरिंग होती है, क्रॉस फायरिंग होती है और एम्बुलेंस लगे रहते हैं। तो उनके लिए वो सुरक्षित था कि वो वहां पर उन्होंने
ये की देखिए, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नहीं, अब राजीव। स्टेट कहीं की भी रहे, हम जो बड़े नक्सलाइट हैं वो उनका जो हौसला है वो अभी पस्त हो चुका है। किसी भी राज्य में करें, किसी भी जिले में करें, बात जिले और राज्य की नहीं है, बात है कि नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार किया गया है और हमारी सरकार ने ठान लिया है। जैसे जम्मू कश्मीर से हम ठान चुके हैं, हम जिस प्रकार से हमने खत्म किया, जिस प्रकार से पंजाब में आतंकवादियों का खत्म हो, बहुत सारे लोग शामिल हैं, उन सारे लोगों की शहादत है, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से जो नीति बनाई जाती है, अर्बन हार्डकोर को उसको प्रोत्साहित करना, उनको पकड़ना, उनके रसद लाइन को काटना, उनके एम्बुलेंस लाइन जहां से वो हथियार प्राप्त, ठीक है राजीव जी, लेकिन ये बात किसी भी राज्य में हो, बाकी सारी चीजें ठीक हैं, पर ये जो आपकी दलील थी कि भाई वहां हमारे यहाँ आते तो एनकाउंटर कर देते, आप इसमें ये बोल गए, अनजाने में ये जता गए कि अगर महाराष्ट्र में निकल के जाएंगे जंगलों से तो वहां एनकाउंटर नहीं होगा। ये आप इस तरह से बात आप रख गए अपनी कि यहां अगर आ जाते तो हम एनकाउंटर कर देते। एरिया नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। नहीं अभिलाष जी, नहीं अभिलाष जी, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा उनका कार्य क्षेत्र गढ़चिरौली का जो क्षेत्र है वो गोंदिया के पास जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है, वहां से उनको आसानी है। अब वो गढ़चिरौली से वहां तक तो आते नहीं, वापस यू टर्न लेके बस्तर तो पहुंचते नहीं, तो उनके लिए राजीव जी, जहां पर आपके डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉल पे बात करने का ऐलान किया है, और आप लोग क्या समझते हैं भूपति वगैरह को ये नहीं पता कि हम एक कॉल कर दें या मीडिया को बोल दें कि मैं कल सरेंडर करने आ रहा हूं रायपुर, तो वो रायपुर आ जाएंगे आराम से, उसमें क्या एनकाउंटर का डर है? आप भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं उनकी स्ट्रेटेजी नहीं अभिलाष जी, कि इनकी देश में कहीं पर भी नक्सलाइट अगर सरेंडर करें, ठीक है, चलिए, नहीं ये अच्छी बात है, वो कहीं भी करें ये अच्छी बात है। हम ये चाह रहे हैं, देखिए राजीव जी, दिक्कत ये है कि हम ये चाहते हैं कि नक्सलवाद का सबसे बड़ा दंश छत्तीसगढ़ ने झेला है। नक्सलवाद के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां छत्तीसगढ़ में जो जवान है उन्होंने दी है, देश के आए जवानों ने भी दी है, और हमारे जवानों ने तो बहुत ज्यादा दी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब जब नक्सलवाद खत्म हो रहा है, सीधी सी बात है, एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के नाते हमारे जनता की चाह होती है, होनी भी चाहिए, कि जब ये नक्सलवाद खत्म होता है तो सारा ज्यादा से ज्यादा शौर्य का क्रेडिट हमारे जवानों और हमारे प्रशासन को मिले। इसके पीछे हमारी मंशा बिल्कुल कतई ये नहीं है कि महाराष्ट्र में क्यों नहीं जा क्यों रहे, रायपुर में क्यों नहीं जा रहे। मैं धर्मेंद्र जायसवाल जी के पास बड़े सवाल के साथ आता हूं, इसी से जुड़ा बड़ा सवाल है। धर्मेंद्र जायसवाल जी, क्या हमारी देखिए सरेंडर पॉलिसी में बहुत बदलाव तो आए हैं, बात सही है, और उसका फायदा भी दिख रहा है, लेकिन क्या अभी इससे और भी ज्यादा लुभावना बनाया जा सकता है? इसमें गुंजाइश है क्या, ताकि ये जो चीजें हो रही ऐसे एक दो परिणाम निकल के आने चाहिए कि कोई उड़ीसा का, झारखंड का या फिर महाराष्ट्र का सुदूर अंचल का कोई बड़ा नक्सली लीडर जब वो सोचे कि भाई मुझे सरेंडर करना है, तो उसे रायपुर या छत्तीसगढ़ के अलावा कोई चीज ना लगे, उसे पता होना चाहिए कि भाई वहां की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। ये अपने आप में सर्टिफिकेट होता है ना सरकारों के काम का, कि कौन कहां करके सरेंडर करना चाहता है। देखिए, हमारी जो नक्सल समर्पण नीति है, नक्सलवाद पर जो पुनर्वास की नीति है, बहुत बेहतर नीति है। उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं, बहुत ज़्यादा उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता भी नहीं है जी। रहा सवाल भूपति का, तो भूपति ने महाराष्ट्र को इसलिए चुना कि उनकी पत्नी राजम्मा, जो पूर्व में नक्सली नेता रही है, वो 2 साल पहले वो वहाँ सरेंडर कर चुकी थी, और गढ़चिरौली की पुलिस ने उसको एक सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल किया। राजम्मा के थ्रू भूपति से बातचीत की गई, और राजम्मा ने भूपति को मनाया कि वो सरेंडर करे। उन्होंने गढ़चिरौली को इसलिए चुना कि राजम्मा पहले से गढ़चिरौली में निवास कर रही है और वहाँ की पुलिस की सुरक्षा में वो वहाँ रह रही है। अब भूपति वहाँ सरेंडर किया तो भूपति को इसका फायदा ये मिलेगा, दोनों पति पत्नी एक साथ वहाँ रह सकेंगे, और वहाँ महाराष्ट्र की पुलिस उसकी सुरक्षा में तैनात रहेगी, वहाँ की पुलिस उसको सुरक्षा देगी। सवाल जो नक्सल के पुनर्वास नीति का है, तो उसमें छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति भी अच्छी है, महाराष्ट्र की पुनर्वास नीति बहुत बुरी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार इस पुनर्वास नीति को सपोर्ट कर रही है। तो उन्होंने ये तय किया है कि जो बड़े नक्सली नेता हैं, जो हार्डकोर नक्सली हैं, यदि वो सरेंडर करते हैं तो उनको इस तरीके से सेटल किया जाए कि जो बाकी नक्सली जो जंगलों में हैं उनका मनोबल टूटे और वो इस तरफ आकर्षित हों कि हमारे नेता जो जिन्होंने समर्पण किया उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है और हम जंगल में भटक रहे हैं, तो ये ज़िंदगी बदतर है, वो ज़िंदगी बेहतर है। तो इस दिशा में जो पुनर्वास नीति है उसमें बहुत ज़्यादा राज्यों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक जैसी नीति है। केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट बना करके दिया है, राज्यों ने उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके ऊपर नीचे करके लगभग नीति सारे राज्यों की एक जैसी है। तो कोई नक्सली नेता छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर रहा है, कोई नेता महाराष्ट्र में कर रहा है,
तो इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मूल लक्ष्य ये है कि नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए। यदि बड़े नक्सली नेता समर्पण कर रहे हैं तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी सफलता है, और ये इसको राज्यों की सीमा में बांट करके देखा जाना मुझे लगता है कि बेहतर नहीं होगा। यदि जो नक्सली नेता जहां कंफर्टेबल फील कर रहा है, जहां उसको ज़्यादा सुविधाजनक स्थिति दिखाई देती है, जो अपने परिवार के साथ वहां बेहतर तरीके से सेटल होने के उसको चांसेस दिख रहे हैं, यदि वो वहां सरेंडर कर रहा है, इसको किसी राज्य की विफलता या किसी राज्य की सफलता के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये पूरे देश की नक्सल नीति का असर है, इस नजरिए से उसको देखा जाना चाहिए। और यदि नक्सलियों के खात्मे का वक्त नजदीक आ गया है, राज्य सरकार यदि कह रही कि हम इसमें नक्सलियों से बातचीत नहीं करेंगे, तो ये राज्य सरकार का फैसला नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि राज्य के गृह मंत्री यदि सीना ठोक करके कहते हैं कि उनको या तो समर्पण करना पड़ेगा या उनको मौत का रास्ता चुनना पड़ेगा, तो ये जो लाइन है ये राज्य सरकार की लाइन नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की लाइन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो पॉलिसी तय की है उसी को राज्य सरकार पब्लिक के सामने प्रस्तुत कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो सफलता है ये केंद्र सरकार की सफलता है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सफलता है। इसमें जो जिले की पुलिस है, राज्य की जो पुलिस है, ये मीडिएशन का काम कर रही है, और जो उनके पास सॉफ्ट पावर है, जो सॉफ्ट वेपन है, उसका इस्तेमाल करके वो इसका लाभ ले रहे हैं। तो इस तरीके से नक्सली नेताओं का समर्पण हो रहा है। इसके पीछे एक दूसरा बड़ा कारण भी है। नक्सली नेताओं के बीच में जो आपसी लड़ाई है वो भी एक बड़ा कारण है। यदि नक्सलियों के बीच में जो मतभेद हैं, जो टॉप कमांडर्स हैं उनके बीच में जो मतभेद है, उसका फायदा उन राज्यों को मिल रहा है जो उनके बीच में जो मतभेद है उसकी जिनके पास खुफिया जानकारी है, जो गुप्त सूचनाएं उनको प्राप्त हो रही है, और उनके पास यदि इसका कोई माध्यम उन तक पहुंचने का, तो उन माध्यमों को इस्तेमाल करके उनको सरेंडर करा रहे हैं। इसका फायदा बहुत जरूरी है, ये देश को फायदा हो रहा है, क्योंकि हमारे भटके हुए आदिवासी भी जो है वो लौट रहे हैं। सही बात कही आपने, ये बहुत अच्छी चीज है, और बंदूकों से हिसाब हो उससे बहुत अच्छा है कि बंदूक रख करके ये लोग जो हैं वो हमारी मुख्य धारा में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता ना सिर्फ हमारे जवानों के शौर्य को लेकर के है, बल्कि प्रशासनिक नीति हो और जो सोच और जो बदलाव अब आया है, लोगों को लग रहा है कि भाई विकास की मुख्य धारा में शामिल होना है। इसका क्रेडिट किसी को भी मिले, पर यह देश हित का बड़ा काम है। कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार जो पूर्ववर्ती रही उसने बहुत अच्छा काम किया था, और यह बात मैं नहीं बल्कि उस वक्त भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकर के कही थी। तो जाहिर सी बात है कि यह बहुत लंबी लड़ाई थी, दशकों तक हमने खून बहते देखा है बस्तर में, और अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द अमन अमान कायम होगा, शांति लौट आएगी। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर अजय साहू जी का, राजीव जी का, धर्मेंद्र जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।